Welcome to Navigator the Study Point. Myself Rupali Sharma, the Biology faculty here. आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेस्पिरेशन इन प्लांट. ये चैप्टर आपकी प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें आप पढ़ेंगे कि कोई भी प्लांट किस तरीके से रेस्पिरेशन करता है. तो इसे स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि फिजियोलॉजी में हम पढ़ते क्या हैं. प्लांट की फिजियोलॉजी का मतलब है कि उसकी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं उसके सर्वाइवल के लिए, उसकी लाइफ की प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए, जैसे कि उसका मिनरल न्यूट्रिशन, उसको बॉडी को डेवलप करने के लिए क्या मिनरल्स चाहिए, कैसे वो रीअब्जॉर्ब होंगे, कैसे अपटेक करेगा प्लांट उसको. दूसरा, उसकी बॉडी में एक्सचेंज कैसे होगा गैसेस का. तीसरा, उसमें रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है, जो फूड उसने बनाया फोटोसिंथेसिस के थ्रू उस फूड का ब्रेकडाउन कैसे होगा और उसको उस फूड से कैसे एनर्जी मिलेगी. ये आप रेस्पिरेशन में पढ़ते हो. फोटोसिंथेसिस में आप ये पढ़ते हो कि प्लांट किस तरीके से सनलाइट को यूज़ करके, क्लोरोफिल को यूज़ करके, वाटर को यूज़ करके आपको एक केमिकल कंपाउंड देता है जो कि होता है ग्लूकोज. तो ये सब चीज़ें हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं. तो रेस्पिरेशन अगर प्लांट करता है तो सबसे पहले रेस्पिरेशन को हम लिंक करते हैं ब्रीथिंग से. एग्जैक्टली रेस्पिरेशन अगर पूछा जाए तो हम बोलते हैं कि रेस्पिरेशन मतलब कि अगर किसी भी कॉमन इंसान से पूछेंगे तो वही बोलेगा रेस्पिरेशन का मतलब है सांस लेना छोड़ना. जब तक हम छोटे थे तो हमें यही पता था, लेकिन जैसे ही हम आगे क्लासेस में आते हैं तो हमें पता लगता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग जो है वो एग्जैक्टली कुछ सेम नहीं है, कुछ अलग अलग चीज़ें हैं. दोनों को देखने के एस्पेक्ट अलग अलग हैं. रेस्पिरेशन होता है ब्रीथिंग की वजह से. ब्रीथिंग पहला स्टेप है, फिर आपका रेस्पिरेशन होता है. ब्रीथिंग में आप करते हो इनटेक और जो भी आपका एयर है उसको बाहर निकालना, जैसे कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन. इंस्पिरेशन ऑफ O2 एंड एक्सपिरेशन ऑफ CO2. जब आपका ब्रीथिंग हो जाता है उसके बाद आपका आता है रेस्पिरेशन. मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रीथिंग होता है और जो रेस्पिरेशन होता है वो आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. मतलब कि जितना ज़्यादा ब्रीथिंग उतना ज़्यादा रेस्पिरेशन. ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में रिलेशन ये है कि ब्रीथिंग से आया क्या, O2 बॉडी के अंदर, यही O2 क्या करेगा आपका रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा. रेस्पिरेशन में हेल्प ये ऐसे करेगा. अब अगर हम आगे बढ़ें, चलिए तो अभी हम डिटेल में और ज़्यादा देखेंगे इस टॉपिक के बारे में. तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है. ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, बस 2-4 कुछ साइकिल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो हमें ध्यान में रखते हुए चलने हैं और बहुत इजीली चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. साइकिल्स हैं अलग अलग प्रोसेस की, उनमें कितने ATP बन रहे हैं, वो ATP टूट के हमें कितनी एनर्जी, लास्ट में कितने ATP नेट गेन हो रहा है, कितना टोटल ATP मिल रहा है हर साइकिल में, कितना सबस्ट्रेट लेवल पे ATP बना, कितना NADH से बना, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करें प्लांट में ब्रीथिंग होता कैसे है, जैसे कि हमने देखा कि ह्यूमन्स में ब्रीथिंग होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू, जिसमें आपका नॉस्ट्रिल्स होता है, आपका विंड पाइप आता है, ट्रैकिया आता है, फिर ब्रोंक्यूल्स आते हैं, ब्रोंक्यूल से आपके प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स और लास्ट में एल्विलाई. एल्विलाई से आपका डिफ्यूज़न होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, जिससे कि हर एक सेल्स तक हमारा जो ब्लड होता है ऑक्सीजन को कैरी करके सब जगह पहुंचाता है. ये तो हो गया ह्यूमंस में, जो कि हम इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी वाले होते हैं तो हमको ज़रूरत होती है कि हमारी हर एक बॉडी के सेल तक O2 आराम से पहुँचे बिना किसी इंटरप्शन के, और वो कैरियर कौन होता है, हमारा ब्लड. लेकिन प्लांट की इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी होती नहीं है, इसीलिए उसको इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है कि उसके पास क्या हो, आपकी पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम हो. तो उसमें ब्रीथिंग कैसे होगी. एग्जैक्टली ब्रीदिंग नहीं होती है, वहाँ पर ब्रीदिंग होती है डिफ्यूज़न के थ्रू. जो प्लांट का बॉडी सरफेस होता है, बॉडी का जो सरफेस है प्लांट की, ये रहा प्लांट, यहीं से ही आपका CO2 बाहर और O2 अंदर चला जाएगा. उसको किसी भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं है ब्रीथिंग करने के लिए. क्यों? क्योंकि प्लांट की बॉडी इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं करती है कि उसको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए. क्यों नहीं करती है? क्योंकि प्लांट के पास तो ऑलरेडी अपना ऑक्सीजन है ना. इतना ज़्यादा हमको ऑक्सीजन वो फोटोसिंथेसिस से दे रहे हैं तो ऑलरेडी उनके पास O2 का अमाउंट होता है, इसलिए उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ठीक है. जब उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है तो वो क्या करेगा, आराम से
ज़्यादा उसको डिफ्यूज़न करेगा, CO2 बाहर निकलेगा, ऑक्सीजन अंदर जाएगा। दूसरी चीज़ ये कि इन प्लांट में ऐसा होता है कि हर एक सेल ना अपना काम करती है, उसने पूरी बॉडी का ठेका नहीं ले रखा है। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारा ब्लड है, ब्लड जाएगा सब जगह पहुँचाएगा, एक भी सेल को ब्लड की कमी होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वहाँ पे CO2 बढ़ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन प्लांट क्या करते हैं बेचारे, हर एक सेल होती है अपनी, सेल अपना अपना डिफ्यूजन कर लेती है, तो ये नहीं है, उसको ज़रूरत नहीं है कि कोई आए और उसको अलग अलग जा करके पहुँचाए। तो ये बेचारे अपना काम अपने आप से खुद से कर लेते हैं हर सेल, तो इसमें कोई इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिमांड हो। ठीक है, लो डिमांड और एक्टिविटी भी इनकी इतनी ज़्यादा होती नहीं है, क्योंकि ये क्या होते हैं, लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल से कम कॉम्प्लेक्स इनकी बॉडी होती है, इसलिए ये लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम को कैरी नहीं करते हैं। अब अगर हम आगे जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि प्लांट जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, प्लांट जो होते हैं वो होते हैं ऑटोट्रॉप्स, और जो हम ह्यूमंस होते हैं वो होते हैं हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब कि अपना खाना खुद से बनाने वाले, ऑटोट्रॉप्स हैं मतलब कि क्या करेंगे, हमने देखा है प्लांट अपना खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस के थ्रू। फोटोसिंथेसिस होती है मतलब कि CO2 का यूज़ होगा, ठीक है, CO2 का यूज़ होगा, वाटर का यूज़ होगा, और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। यही तो होता है हमारा। अगर हम फोटोसिंथेसिस देखें तो CO2 प्लस H2O in the presence of sunlight gives C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन, है ना। और एक चीज़ इसमें क्या होती है कि आपका ATP यूज़ होता है, ATP यूज़ होता है, और वो ATP किस में बदल जाता है, ADP प्लस फॉस्फेट में। तो मतलब ये कैसी प्रोसेस है आपकी, एनाबॉलिक प्रोसेस, जिसमें सिंपल सब्सटेंस से क्या बन रहा है, आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन रहा है। लेकिन इसी के उल्टा अगर आप बात करो इसी के उल्टे की, जिसमें C6H12 और O6 बनता है, बना हुआ होता है, और ये C6H12O6 टूटता है आपके CO2 प्लस H2O प्लस ATP या फिर एनर्जी में, तो ये होती है आपकी कौन सी प्रोसेस, रेस्पायरेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज रेस्पायरेशन, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्या हो रहा है इसमें, ग्लूकोज टूट रहा है CO2 और वाटर में, जिसके टूटने के बाद हमें CO2 तो मिल ही रही है, वाटर तो मिल ही रहा है, और बहुत ज़्यादा अमाउंट में ATP मिलता है। हर एक सेल आपका रेस्पिरेशन करती है, ATP जनरेट करती है, ठीक है। ATP जनरेट करेगी, एनर्जी निकलेगी, जब हमको एनर्जी की ज़रूरत होगी हम उस एनर्जी को यूटिलाइज करेंगे, ATP टूटता है और हमें एनर्जी देता है। इस तरीके से आपका रेस्पिरेशन आगे देखने को मिलता है। अगर हम बात करें रेस्पिरेशन की, तो रेस्पिरेशन आपका दो टाइप का होता है। दो टाइप का रेस्पिरेशन हम देखते हैं, एक होता है एयरोबिक और दूसरा होता है एनएयरोबिक रेस्पिरेशन। जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है, रेस्पिरेशन दो टाइप का, एयरोबिक, दूसरा एनएयरोबिक, ठीक है। एयरोबिक, जिसमें एयरोबिक हम जब छोटे थे हम सोचते थे एयरोबिक अच्छा एयर की आवाज़ आ रही है, एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होती है, तो ऐसा कुछ है नहीं, एयर में और भी चीज़ें होती हैं, पर लेकिन हम सोच लेते हैं या फिर हमें याद रखने के लिए हम ये सोचते हैं कि जो किस में हो, O2 की प्रेजेंस में हो। और इसी का उल्टा अगर हम देखें तो एनएयरोबिक वो जो O2 की एब्सेंस में हो। तो इस तरीके के रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, एनारोबिक, और जो O2 की प्रेजेंस में होता है उसको हम बोलते हैं एयरोबिक रेस्पिरेशन। एयरोबिक रेस्पिरेशन है तो अगर मैं इसकी डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं जा रही हूँ क्योंकि हम स्टेप वाइज पढ़ने वाले हैं। अगर अंदर जाएंगे तो हम इन दोनों रेस्पिरेशन को अलग अलग करके पढ़ेंगे। पहले हम एनारोबिक पढ़ेंगे, फिर हम एरोबिक पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, तो डिटेल स्टडी हम बाद में करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, आपका मोर अमाउंट या फिर लार्ज अमाउंट ऑफ ATP रिलीज्ड, ठीक है। लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन में फ्यू या फिर लेस अमाउंट ऑफ ATP रिलीज, ठीक है।
एरोबिक रेस्पिरेशन में ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको एटीपी प्रोडक्शन और एनारोबिक में आपको एटीपी प्रोडक्शन कम देखने को मिलेगा, ठीक है। ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो आपका एनिमल्स में देखने को मिलता है, एनिमल्स या फिर प्लांट्स में, एनिमल्स में, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन आपको एरोबिक और एनारोबिक दोनों, एरोबिक दोनों आपको एनिमल्स और प्लांट में देखने को मिलता है। सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी, ये नाम ने मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो प्लांट और एनिमल दोनों में होता है, लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन कभी भी प्लांट में नहीं होता, हमेशा एनिमल्स में ही देखने को मिलता है। वो एनिमल्स लोअर एनिमल्स हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, ठीक है, यीस्ट फंगस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम अगर स्टेप देखें इनके, अगर हम इनके स्टेप देखें किसमें, एरोबिक में। अच्छा थोड़ी सी एक कहानी बता देती हूँ मैं आपको, जिससे कि आपको थोड़ा सा इजी रहेगा समझने में, कि जो हमने पढ़ा रेस्पिरेशन में क्या हुआ, ग्लूकोज की कहानी थी। ये ग्लूकोज कहाँ से मिला था हमको, फ्रॉम फोटोसिंथेसिस से, फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज आया। अब इस ग्लूकोज को हमें क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, इसका ऑक्सीडेशन करना है। तो जिसका ब्रेक डाउन होता है उसको बोलते हैं, जिसका ब्रेकडाउन, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का ब्रेकडाउन हो रहा है वो होता है आपका रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। वो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूजुअली ग्लूकोज होता है, यूजुअली का मतलब मोस्टली केसेस में, लेकिन यूजुअली बोला है मैंने, इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ ग्लूकोज ही नहीं, इसके अलावा भी और केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट काम करते हैं, जैसे कि क्या क्या, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, ठीक है आपके, और ग्लूकोज हो गया, ये आपके रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं। ये टूट करके हमको क्या देते हैं, एटीपी देते हैं। तो अच्छा ठीक है, ये ग्लूकोज आया फोटोसिंथेसिस से, ये ग्लूकोज अब हम खाएंगे, हम सब्जी खाते हैं, सब चीज़ें खाते हैं, इस ग्लूकोज को जाना है सेल के अंदर, ये आपकी सेल है, इसके अंदर जब ग्लूकोज आएगा, ये ग्लूकोज यहाँ पे घूमेगा साइटोप्लाज्म में, ये ग्लूकोज टूट जाता है, कि ये जो ग्लूकोज था आया था हमारा फोटोसिंथेसिस से, हमको इस ग्लूकोज को अंदर सेल के अंदर डालना है। सेल के अंदर कैसे डालते हैं, हम खाना खाते हैं, ठीक है, हमने रोटी खाई, प्लांट खाया, इस सब में क्या है, ग्लूकोज ही तो है, प्लांट खाया मतलब सब्जी बना के, ठीक है, तो वो ग्लूकोज बॉडी के अंदर गया। ये ग्लूकोज था आपका 6 कार्बन का, 6 कार्बन का ग्लूकोज जाता है आपकी सेल के अंदर। सेल के अंदर जाने के बाद ये रहा आपका साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ये ग्लूकोज टूटता है पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड आपका होता है 3 कार्बन का कंपाउंड। जब ये 3 कार्बन का कंपाउंड बन गया 6 कार्बन से, तो मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ठीक है। अब ये पायरुविक एसिड आगे, इस पायरुविक एसिड का हमें देखना होता है कि क्या फ्यूचर होगा। अब इसके आप देखोगे 2 चीज़ें, अगर ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल ऑर्गेनेल होता है आपकी सेल के अंदर, अगर ये पायरुविक एसिड इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है तो हमारा होता है, तो ये पायरुविक एसिड जाएगा इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और ये वाला टाइप आपका कहलाएगा कौन सा, एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब कि सीधी सी बात ये है कि जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है तो पायरुविक एसिड कहाँ जाता है, आगे फर्दर प्रोसेस करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये इसीलिए क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही लास्ट में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है और ये पायरुविक एसिड टूटते हैं। ये सब बहुत आगे की बातें हैं, हम आगे लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। दूसरा आप देखिए, दूसरा केस ये हो सकता है कि पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ना जाए और सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर ही रहे और फिर क्या कर दे, फर्मेंटेशन कर देता है। ये हो जाती है आपकी एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो 2 केस हमने पढ़े, टाइप पढ़े हमने रेस्पिरेशन की, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या होगा इसमें,
एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज टूटेगा पायरुविक एसिड में, ये सब हुआ साइटोप्लाज्म के अंदर। पायरुविक एसिड में टूटने के बाद आपका ये पायरुविक एसिड कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है, उसके आगे फर्दर और प्रोसेस होती है जिन्हें हम कह देते हैं क्रेब्स साइकिल और ETS। ये दोनों आगे की प्रोसेस हैं जिन्हें हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये तब होगा जब एरोबिक रेस्पिरेशन चल रहा है, मतलब कि O2 की प्रेजेंस में, ठीक है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो O2 की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं। और दूसरा ही ऐसा भी हो सकता है जिस केस में जो यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन जैसे बैक्टीरिया हो गए, वहाँ पर क्या होता है, पायरुविक एसिड आपका साइटोप्लाज्म में ही रहता है और यहाँ पर इसके आगे की प्रोसेस होती है। तो इससे हमें ये रिजल्ट देखने को मिला कि जो यहाँ तक की प्रोसेस है ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने की प्रोसेस, वो चाहे एरोबिक हो या चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों में ही कहाँ हो रही है? साइटोप्लाज्म के अंदर हो रही है। साइटोप्लाज्म के अंदर ये हो गया कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड टूट गया, उसके बाद आगे टर्न ले लेती हैं चीज़ें। एक चीज़ क्या आ जाती है? एरोबिक, दूसरी जाती है एनारोबिक। एरोबिक में क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा पायरुविक एसिड, और अगर एरोबिक नहीं है, एनारोबिक है, तो ये पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में ही रहेगा और पायरुविक एसिड से आगे फर्मेंटेशन हो जाएगा, या तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा या फिर अल्कोहल बन जाएगा। तो ये दो केसेस होते हैं। अगर आगे हम देखें, अगर मैं आपको रेस्पिरेशन जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है उसकी ओवरव्यू दूं तो वो ऐसा होगा, हो गया स्टार्ट। एरोबिक रेस्पिरेशन अब हम देखते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या स्टेप्स होंगे, ठीक है। पहला आपका होगा ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, इस प्रोसेस को हम कहेंगे ग्लाइकोलिसिस, जिसमें ग्लूकोज टूटेगा किसमें? पायरुविक एसिड में। फिर ये पायरुविक एसिड आपका जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद ये पायरुविक एसिड आपका आगे फर्दर टूटेगा, फिर होगी आपकी लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन से आपकी होगी क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को हम TCA साइकिल, TCA भी बोल देते हैं। और फिर क्रेब्स साइकिल से होगी आपकी ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यहाँ से आपको ATP मिल जाएगा लास्ट में, जो कि कितना ATP होता है? 36 ATP आपको मिलते हैं नेट, किससे? एरोबिक रेस्पिरेशन से। लेकिन अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो वहाँ आपको सिर्फ 2 ATP देखने को मिलेंगे। अभी आप देखोगे बहुत मज़ा आएगा। 2 ATP मिलते हैं बेचारे एनारोबिक वालों को, क्या ही फ़ायदा है इस प्रोसेस का। हमारे अंदर है एरोबिक, तभी हमको इतनी एनर्जी मिलती है, हम खाना इसीलिए खाते हैं ताकि हमको ज़्यादा एनर्जी मिले। चलिए इसी के साथ हम इसको यहीं पे एंड करते हैं। इसके आगे का जो प्रोसेस होगा फर्दर, जो कि होगा ग्लाइकोलिसिस, वो हम अगले लेक्चर में शुरू करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें। थैंक यू सो मच।